हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टी12 के एक नए लेक्चर में। आज हम संप्रेषण के लेक्चर नंबर 14 का अध्ययन करेंगे। लेक्चर नंबर 13 तक अभी तक हमने देख लिया है। कहाँ तक? आत्म जागरूकता तक। उसके बाद आज हम आत्म विश्लेषण के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। उससे पहले आप हमारे चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियोस, संप्रेषण के सभी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज क्या है? आत्मविश्लेषण। आत्मविश्लेषण आत्मविश्लेषण या आत्मनिरीक्षण। आत्मविश्लेषण को और किस नाम से जाना जाता है? तो आत्मनिरीक्षण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो आत्मनिरीक्षण के नाम से। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है अपने विचारों या कार्यों का न्यायपूर्ण रूप से निरीक्षण करना, अर्थात प्रवृत्ति के मूल कारण का पता करना, प्रवृत्ति के मूल कारण का तलाश करना या पता करना। जैसे कि मान के चलिए हमको अपने आप को विश्लेषित करना है। हमारे अंदर जैसे कोई भी प्रवृत्ति यानी कोई भी ईर्ष्या द्वेष आ गया है जिससे हम किसी के प्रति मतलब उसके हानि करने का भावना रखते हैं, उसके प्रति ईर्ष्या रखते हैं। उसका मूल कारण यानी कि हमको किस लिए उस पर गुस्सा है, किस लिए हम उससे ईर्ष्या करते हैं, उसका मूल कारण पता करके हम उसकी तलाश करते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। अपने विचार अर्थात न्यायपूर्ण रूप से निरीक्षण करना। न्यायपूर्ण रूप से यानी कि जो भी आया कि हाँ हमारे लिए क्या फायदेमंद है, वो क्या नुकसान करेगा हमको, हमारे लिए वो अच्छा था कि बुरा था, वो सब पूरा अच्छा से हम लोग न्यायपूर्ण रूप से उसका निरीक्षण करते हैं। अपने आप पे लेके अपने आत्म का विश्लेषण करते हैं। आत्म विश्लेषण दो शब्दों से बना। पहला आत्म विश्लेषण, आत्म मतलब मैं और विश्लेषण मतलब पूरा अच्छा बारीकी से अपने आप को बारीकी से जानना या परखना ही आत्म विश्लेषण कहलाता है। नेक्स्ट लाइन क्या है? तो आत्म विश्लेषण एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता बिना अपने स्वयं को व्यक्तित्व, देखिए स्वयं के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करता है। स्वयं के व्यक्तित्व यानी कि जो उसका लक्षण है, जो उसका व्यक्तित्व यानी कि वो कैसा है, दयालु है या निर्दयालु है, या गुस्सा ज़्यादा आता है उसको या कम गुस्सा करता है, या कि हर किसी पर दया भावना रखता है, वो चीज़ अपने व्यक्तित्व को यानी कि वो अच्छा किस तरीका से उसका पर्सनालिटी है वो उसको समझने का प्रयास करना ही क्या कहलाता है? आत्मविश्लेषण। जैसे कि अभी आत्मविश्लेषण का बताया मैंने कि आत्म में यानी कि मैं, और विश्लेषण यानी कि छोटे छोटे चीज़ों को समझना या बारीकी से जांच करना। यानी अपने व्यक्तित्व के बारे में छोटे छोटे चीज़ों को जांचने में बारीकी रूप से परीक्षण करना ही आत्मविश्लेषण कहलाता है। और वो कब होता है? जब हम अपने मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मतलब अपना विश्लेषण करने के लिए हम दूसरे व्यक्ति का तब नहीं लेते हैं, हेल्प नहीं लेते हैं। हमारा पर्सनालिटी क्या है हम खुद ही पता करते हैं, तो उसको आत्म विश्लेषण कहते हैं। व्यक्तित्व को जानने का तरीका होता है कौन? आत्म विश्लेषण। उसके बाद क्या है? उद्देश्य या महत्व। इसी में उद्देश्य और महत्व है किसी भी व्यक्ति को उनकी क्षमताओं की सीमा जानने और उसमें सुधार करने में मदद करता है। क्या पहला उद्देश्य हमारा क्या है? तो किसी भी व्यक्ति की उनकी क्षमताओं को मतलब उनका क्षमता क्या है वो सीमा जानने में और उसमें सुधार करने में मदद करता है। जैसे कि देखिए मान के चले किसी व्यक्ति के पास क्षमता है कि हाँ वो 50 मतलब किलो तक अपना बोझ उठा सकता है, उतना क्षमता है, लेकिन वो उसको सीमा जानने में मदद करना कि हाँ 50 किलो तक हम उठा सकते हैं। उसके बाद वो उसमें और सुधार करना चाहते हैं कि नहीं हम 50 किलो से 70 किलो करना चाहते हैं, तो उसमें मदद करता है वो कि नहीं सुधार भी किया जा सकता है आत्मविश्लेषण के द्वारा। या ये भी मान के चले कि हाँ हमारी सीमा है सोचने की, हम कम कैलकुलेटर के बराबर सोच सकते हैं, लेकिन उससे फास्ट होने में मदद करता है आत्मविश्लेषण। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जानेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, हमारा सब चीज़ सुधरता जाएगा। उसके बाद क्या है? आपकी ताकत को यानी कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, मतलब कि आप किस क्षेत्र में मजबूत हैं। आपको कला में रुचि है, उस क्षेत्र में आप मजबूत हैं। क्या आप राइटर बनना चाहते हैं, आपको क्या बनना है, आप किस क्षेत्र में अच्छे हैं, उसको दर्शाने में मदद करता है कौन? आत्मविश्लेषण। आपकी ताकत को जानने में मदद करता है, यानी कि वो बताना चाहता है कि आप किस तरह से जानने में मदद करता है आपको। फिर व्यक्ति को दूसरे के सामने खुद को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करता है। यानी कि देखिए आप अपने बारे में जानेंगे, अपने आत्म विश्लेषण कर लेंगे कि हमको क्या आता है क्या नहीं आता। आत्म जागरूकता की तरह ही यहाँ पे ये पॉइंट है कि हम सब कुछ अपने बारे में जान लेंगे, तभी ना हम दूसरों के सामने अच्छे ढंग से अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे कि हाँ हमारे अंदर ये स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत ये है, हम इतना सब कुछ करना चाहते हैं, ये चीज़ हम कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी इंटरव्यू में जाइएगा तो आपका ताकत क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका सब कुछ जानेगा वो जो भी इंटरव्यूअर है। तो वही है कि वहाँ पे हम अपने आप को प्रभावी ढंग से मतलब कि प्रदर्शित कर सकते, प्रस्तुत कर सकते। किसके द्वारा? आत्मविश्लेषण के द्वारा। आत्मविश्लेषण
का आत्मविश्लेषण की परिभाषा और आत्मविश्लेषण का उद्देश्य या महत्व यहीं पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे आत्मविश्लेषण में और थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। उसका आत्मविश्लेषण यहाँ पे समाप्त हो जाएगा और इसी लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे आत्मविश्लेषण में जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले छोड़ा आपको कि हाँ आत्मविश्लेषण में अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। तो वो क्या था कि मतलब जिस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आत्मविश्लेषण का जो बोलते हैं ना कि हाँ एक फिलोसफी है, तो फिलोसफी कोई ना कोई वैज्ञानिक तो देता ही है। तो उसी प्रकार आत्मविश्लेषण का फिलोसफी किसने दिया था? तो फ्राइड ने। फ्राइड, इनका पूरा क्या नाम था? तो सिगमंड फ्राइड नाम था। सिगमंड फ्राइड नाम था। उनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 6 मई 1856 में और 23 दिसंबर 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये क्या थे? तो तंत्रिका विज्ञानी थे। चलिए, इनके द्वारा दिए गए परिभाषा को जान लेते हैं। और उन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे, मतलब 4 तरीका बताए थे कि मतलब 4 स्टेप था इनका। जो भी इन्होंने सिद्धांत दिए थे उसका 4 स्टेप था कि हाँ किस किस तरीका से कि पहले स्टेप कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, ये देखते हैं हम अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? अब आत्मविश्लेषण में स्वयं की अचेतना और अचेतना सामग्री जैसे सपने, विरोधाभास, यादें, क्षणभंगुर विचार एवं तीव्र भावनाओं की व्याख्या शामिल है। व्याख्यानिक उनका विस्तार शामिल है। पहला क्या? आत्मविश्लेषण स्वयं की अचेतन उसको कहा जाता है जो कि एक जगह स्थिर ना हो या जिसके पास कोई मतलब कि सोचने समझने की क्षमता ही ना हो। और अचेतन सामग्री जैसे सपने में आप देखते होंगे कि हाँ आप कहाँ पे हैं, कहीं हैं आप कहीं और पहुंच जाते हैं कहीं और। तो वही अचेतन बनेगा, शांत नहीं रहता, वो लगातार कहीं ना कहीं विचरण करते रहता है, लगातार कहीं ना कहीं जाते रहता है। तो वही अचेतन सपने। विरोधाभास यानी कि आप किसी के प्रति सोच रहे हैं कि नहीं वो ऐसा है, हाँ वो ऐसा है, ये वैसा। तो वही विरोधाभास उसके प्रति जो आपके अचेतन मन में वो। फिर क्या है? यादें। आप फिर याद करते हैं कि ना वो दिन कितना अच्छा था, हम काश वहीं उतना छोटा रहते। तो वो यादें, उतना अच्छा जो अच्छे लम्हे हैं या बुरे पल हैं उनको याद करना। क्षणभंगुर विचार। क्षणभंगुर यानी कि आप जो पढ़ने के लिए बैठे हैं, कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए आपको, तो कॉन्सेंट्रेट यहाँ से उठा के कहीं और ले चल जाता है। आप लोग देखते भी होंगे कि हाँ मोबाइल में पढ़ने के लिए बैठे, एक नोटिफिकेशन आया तो हम उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये क्षणभंगुर विचार। तीव्र भावना यानी कि आप जितना बहुत ज़्यादा तेज सोचते हैं कि नहीं अभी पढ़ रहे हैं कि हाँ हम इस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, फिर सोचा लगा जाता है अभी ये क्वालिफाई हो जाएगा तो वो कर लेंगे। तो ये कि तीव्र भावना, अपने विचारों पर तो उनकी व्याख्या शामिल है। उनकी मतलब कि जो भी इस सब है उनकी व्याख्या करना शामिल होता है। व्याख्या करना यानी कि उसके बारे में आप सोच रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं, उसको व्याख्या करना शामिल है। तो आत्मविश्लेषण इन्होंने इस प्रकार डिफाइन किया था। क्या कहा था कि आत्मविश्लेषण स्वयं की अचेतन या अचेतन सामग्री जैसे कि मन में जो उठने वाले सपने हैं, विरोधाभास है, यादें हैं, क्षणभंगुर विचार एवं तीव्र भावनाएं हैं कि व्याख्या शामिल करना ही आत्मविश्लेषण कहलाता है। यानी उनके बारे में विस्तृत रूप से सोचना, उसका अपने पर प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या नहीं प्रभाव पड़ेगा, उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या सब कुछ ठीक है कि नहीं है, उसका विश्लेषण करना ही आत्मविश्लेषण करना कहलाता है। फ्राइडे द्वारा विकसित आत्मविश्लेषण पद्धति में निम्न 4 चरण शामिल है। कितने चरण शामिल है? तो 4 चरण शामिल है। पहला, प्राप्त सामग्री को लिखना। प्राप्त सामग्री जैसे कि सोचिए आप लोग कहीं पे मान के चलिए आपने सपना ही देखा, सपने में आपने देखा कि हाँ हम यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, ये चीज़ कर रहे थे, वो चीज़ कर रहे थे। तो उसको आप लिखें कि मान के चलिए हम कहीं घूमने गए थे, तो हम घूमने गए थे, तो वही आपने पहले लिखा कि हम घूमने गए थे। घूमने पे आपको क्या प्राप्त हो वो चीज़ आपने लिखा। उसका क्या है? इससे अनुक्रमों में तोड़ना कि हाँ हम घूमने गए थे तो कहाँ गए थे, पहला कदम हमने क्या उठाया था, क्या पहला कदम क्या नहीं उठाया था, उस अनुक्रम में तोड़ना। जैसे कि पहला कदम हम घूमने गए थे तो हमने सामान पैक किया था। उसके बाद हम यहाँ से गए थे तो किस तरीक़ा से गए थे, वहाँ पहुँचे तो क्या किए क्या नहीं किए। अनुक्रमों में मतलब उसको भी स्टेप बाय स्टेप में तोड़ते जाना। तीसरा क्या है? तो प्रत्येक अनुक्रम पर मुक्त संबद्धता बनाना। यानी कि जैसे कि हम
अनुक्रम में तोड़ते गए कि हाँ इसको ये होगा, इसका ये होगा, अनुक्रम में तोड़ते गए तो उनको एक अलग तरीके से डिफाइन करना कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अनुक्रम हम जो बना रहे हो सही है या नहीं है, अनुक्रमों में जो भी हम बनाए हैं कि हाँ इस जगह में ये चीज़ किए उसको किसी और तरीके से कर सकते थे या नहीं, मुक्त संबंध बनाना, उनको पूरा एक संघ के रूप में परिभाषित करना। वही है नेक्स्ट लाइन कि संघों के आधार पर लिंक बनाना, कि जो भी हम संघ बनाए हैं उसके आधार पर लिंक बनाना कि हाँ ये चीज़ किए थे तो ठीक था, तो यही अगला बार भी करेंगे, उस लिंक को जोड़ना, आपस में एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करना, लिंक बनाना। उसके बाद यही आत्मविश्लेषण खत्म होता है। आत्मविश्लेषण का एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। आत्मविश्लेषण क्या था? आत्मविश्लेषण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम किसी दूसरे व्यक्ति का मदद लिए बिना ही अपने अपने जो व्यक्तित्व है उसको निखारने के या उसको समझने की प्रयास करते हैं, उसी को आत्मविश्लेषण कहते हैं। तो आत्मविश्लेषण का उद्देश्य है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं या जो भी चीज़ हमारे भीतर चल रहा है उसको हम विश्लेषित कर सकें, अपने आत्मा के रूप में विश्लेषित कर सकें। वही है, हमें आगे बढ़ने में आत्मविश्लेषण मदद करता है। हमें अपने मनपसंद जॉब को मतलब कि प्रभावी ढंग से किसी के सामने इंटरव्यू देंगे तो उसको वो जॉब हमको मिलने का चांस रहता है नहीं, अपना प्रभाव अच्छा छोड़ने में मदद करता है आत्मविश्लेषण। आत्मविश्लेषण में फ्राइड के अनुसार फिर देखे हैं कि फ्राइड के अनुसार क्या होता है, तो फ्राइड के अनुसार सपने, विरोधाभास, यादें, क्षण भंगुर विचार एवं तीव्र भावनाओं की व्याख्या शामिल होती है किसमें? आत्मविश्लेषण में। उसके बाद क्या है, आत्मविश्लेषण के 4 नियम बताए थे, मतलब 4 स्टेप थे किनके अनुसार? फ्राइड के अनुसार ये आत्मविश्लेषण पद्धति में पहला क्या है प्राप्त सामग्री को लिखना। प्राप्त सामग्री को लिखना यानी कि जो आपने प्राप्त किया उसको लिखना, कहाँ गए, कहाँ क्या किए हैं वो सब कुछ को, फिर उन अनुक्रमों में तोड़ना, कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे नहीं हुआ, प्रत्येक अनुक्रम में संबंध बनाना, फिर निर्मित संघों के आधार पर लिंक बनाना, मतलब कि जैसे कि आप जानिए कोई भी चीज़ हुआ उसको एक दूसरे से कनेक्ट करना, वही होगा प्राप्त संबंधों के आधार पर लिंक बनाना। फिर फ्राइड का जन्म कितना हुआ था वो सब तो आप जान ही चुके हैं। यहीं पे हमारा आत्मविश्लेषण खत्म होता है। हम अभी आगे देखेंगे क्या, तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता को आगे हम देखेंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए आप आगे देखते हैं, आगे क्या है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को इंग्लिश में इमोशनल इंटेलिजेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंसी, यानी कि जो भी हमारे अंदर जो भी इमोशनल है उसका ज्ञान ही इमोशनल इंटेलिजेंसी कहलाता है। परिभाषा क्या है, तो अपनी भावनाओं को परिस्थितियों के अनुसार नियंत्रित व निर्देशित कर पारंपरिक संबंधों का विवेकपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रबंधन करने की क्षमता भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहलाती है। जैसे कि मान के चलिए हम किसी भी परिस्थिति में फंस गए हैं, यानी कि हमको वहाँ पे अपने भावनाओं का मतलब कि जो भी होता है उसको कंट्रोल करना है, उसको समझना है, अपने भावनाओं को किस प्रकार प्रदर्शित करना है। यानी कि देखिए किसी की मतलब मान के चले डेथ ही हो गई है या कोई फंक्शन ही है, वहाँ पे कोई फंक्शन है, कोई उत्सव है, वहाँ पे जाके हम रोएंगे तो वो हमारा शोभा नहीं देगा। तो वही हो गया कि वहाँ पे हम अपने भावनाओं को किस प्रकार प्रदर्शित कर रहे हैं, किस प्रकार नियंत्रित करके वहाँ पे हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही कहलाता भावनात्मक बुद्धिमत्ता। या कहीं डेथ ही हो गया है, वहाँ पे जाके हम हंसेंगे, वहाँ पे हम जाके नाचेंगे तो वो नहीं शोभा नहीं देगा। तो वही बात है कि वहाँ पे हम जो अपना क्या है विवेकपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रबंधन करके अपनी क्षमताओं को या भावनात्मक क्षमताओं को प्रबंधन करके क्षमताओं को दर्शाते हैं, उसी को भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। परिस्थितियों के अनुसार, यानी कौन सी परिस्थिति है, खुशी की है, दुख की है, या कोई और अदर फंक्शन है, क्या कुछ और है, उसके अनुसार हम नियंत्रित व निर्देशित करके उसके अनुसार हम अपने आप को संभालते हैं, समझते हैं उस परिस्थिति को। पारस्परिक संबंधों का विवेकपूर्ण, यानी कि उस जो संबंध बना रहे हैं, मतलब कि जो भी स्थिति है उसका अनुसार अपने आप को उससे जोड़ना है, संबंधित करके सामंजस्यपूर्ण, यानी कि अच्छी तरह सोच समझ कर तरीके से प्रबंधन करने की क्षमता को, यानी कि उसको प्रबंधन करते हैं अपने भावनाओं को, उसी की क्षमता को भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हाँ, तो वही मतलब कि दुख की जगह पे हमको दुख दिखाना चाहिए, उसको सहानुभूति देना चाहिए दूसरों को खुशी की जगह पर खुशी दिखाना चाहिए, उसको विश करना चाहिए, कांग्रेस करना चाहिए, वही हमारा भावनात्मक बुद्धिमत्ता या इमोशनल इंटेलिजेंसी कहलाता है। फिर क्या, संवेगात्मक बुद्धि। देखिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता को और संवेगात्मक बुद्धि का इंग्लिश एक सेम होता है, इमोशनल इंटेलिजेंसी। तो ये भी कहीं कहीं मिलेगा, आपको पढ़ना थोड़ा सा ये भी है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं।
क्या है, तो संवेगात्मक बुद्धि स्वयं एवं दूसरों की भावनाओं एवं संवेगों को समझने, व्यक्त करने एवं नियंत्रित करने की योग्यता है। देखिए पहला क्या है, स्वयं, दूसरा क्या है, दूसरों की भावनाओं एवं संवेगों को समझने, व्यक्त करने एवं नियंत्रित करने की योग्यता होती है। जैसे कि देखिए पहला क्या, समझने, दूसरा व्यक्त करने एवं नियंत्रित करने की योग्यता होती है। जैसे कि मान के चलिए हम अपने संवेग यानी कि मान के जैसे संवेग यानी कि कह सकते हैं जो अपने भावनाओं होता है ना, उसको एकदम आउट ऑफ फ्लो, तो उसी को मतलब कि आप उसको समझना एवं दूसरों की जो भावना है उसको भी समझना कि हाँ, जैसे वो अभी बताया मैंने कि दुख है तो उसको, उसका जो दुख है उसको अपने आप जाहिर करना, मतलब उसकी स्थिति को समझते हुए अपनी परिस्थिति को व्यक्त करना, यानी कि व्यक्त करना। जैसे कि देखिए हम अभी डेथ का उदाहरण लिए, यानी कि जो ये व्यक्ति है ये उदास है, हम इसके पास जाके हंसेंगे तो अच्छा नहीं ना होगा, तो इसके पास भी जाके हमको थोड़ा सा उदास रहना है, इमोशनली इसको सपोर्ट करना है, थोड़ा सा भावनाओं का यूज करते हुए सहानुभूति देना। तो वही है कि उसकी भावनाओं को समझना, पहले तो समझ चुके हैं, फिर व्यक्त करना, हम अब व्यक्त कर रहे हैं कि हाँ दुख है तो उसको दुख बता रहे हैं, जता रहे हैं, फिर नियंत्रित करना कि हाँ दुख तो हो चुका है लेकिन अब आउट ऑफ ही ज़्यादा नहीं कि हाँ यही हो गया वो हो गया, थोड़ा सा एकदम कंट्रोल करके हम बोले, संवेदन दिए, बस उतना ही है। योग्यता को ही क्या कहते हैं, संवेगात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको भी कहते हैं। देखिए भावनात्मक जानकारी के उपयोग को ही संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। भावनात्मक जानकारी वही यानी क्या, भावनाओं को परिस्थिति के अनुसार नियंत्रित एवं पारस्परिक संबंधों में विवेकपूर्ण एवं सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रबंधन करना ही भावनात्मक जानकारी कहलाता है। यानी कि आप जैसे कि देखिए दुख है तो आपको दुख के बारे में पता है, सुख के बारे में पता है, खुशी के बारे में पता है, गम के बारे में पता है, तो आपको उसका जानकारी है, उसका उपयोग करना, क्या, तो उसका उपयोग करना, यानी कि उसको किस प्रकार हम उपयोग कर रहे हैं। दुख में तो दुख जता के, खुश हैं तो खुशी जता कर, कोई और दुखी है तो उसको दुखी मतलब उसका प्रति संवेदनशील यानी कि अपना जो भी है उसको प्रकट करके, और फिर खुश हैं तो उसको कांग्रेस करके या बधाई देकर जो भी है उसको खुशी के रूप में लाके अब हम उपयोग करते हैं, तो उसको संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। ठीक, उसका देखिए पीटर्स, जैसे कि ये भी एक फिलॉसफी है, तो फिलॉसफी को कौन, हर में से कोई ना कोई साइंटिस्ट देता है, तो वही है पीटर सैलोवी। पहला नाम क्या है, पीटर सैलोवी, दूसरा मेयर। पीटर सैलोवी एवं मेयर ने 1990 में सर्वप्रथम संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। कब, 1990 में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। तो यही था भावनात्मक बुद्धि और संवेगात्मक बुद्धि। अब देख लेते हैं भावनात्मक बुद्धि भी एक फिलोसफी है, तो सर्वप्रथम किसने उसका उपयोग किया था और सर्वप्रथम उसका उपयोग किसने किया था, उसको किस बुक में सबसे पहले पब्लिश किया गया था, उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसके कौन कौन से चरण होते हैं ये सब देख लेते हैं। होप सो इसी वीडियो में हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता सर्वप्रथम 1986 में, कब, 1986 में सामने आया था। परंतु इस शब्द का, देखिए मैंने बताया था ना हर शब्द के पीछे कोई ना कोई होता है, या हर फिलोसफी के पीछे। उसी प्रकार इस शब्द के पीछे कौन थे, डेनियल गोलेमैन। इसको याद रखिएगा, किसको, डेनियल गोलेमैन को, की पुस्तक में इमोशनल, कौन सी पुस्तक था, इमोशनल इंटेलिजेंस में, की पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस में सर्वाधिक लोकप्रियता मिली, जो कि 1994 में, कब आई थी, 1994 की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक थी। देखिए क्या है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो शब्द है, यानी कि जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो शब्द है, यानी कि जो हमारे भावनाओं को प्रकट करता हुआ है, उस शब्द को सर्वप्रथम 1986 में मतलब देखा गया था कि यहाँ किसी द्वारा प्रयोग किया गया था, सर्वप्रथम 1986 में। परंतु उसको सबसे ज़्यादा लोकप्रियता कब मिली, 1994 में। किसकी पुस्तक में, डेनियल गोलेमैन की पुस्तक में। और कौन सी पुस्तक में, इमोशनल इंटेलिजेंस के नामक पुस्तक में। याद रखिएगा इसको, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में शायद पूछ दे। गोलेमैन ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कौशल और, देखिए किसके आधार पर, कौशल और उसकी विशेषताओं के आधार पर, उसके विशेषताओं के
विशेषताओं के रूप में परिभाषित किया। कौशल यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक कौशल है कि हम हाँ अपने भावनाओं को किस प्रकार प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीका से किसी दूसरे के सामने रख रहे हैं, वो एक प्रकार का कौशल है। उसकी विशेषताओं के रूप में इसको परिभाषित किया था। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की फिर बहुत चेंज होता गया, उसमें कई सारे मॉडल जोड़ते गए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता मुख्यतः 3 मॉडल होते हैं। कितने मॉडल होते हैं? मुख्यतः 3 मॉडल होते हैं। 3 मॉडल आए हैं अब तक। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में अब तक 3 मॉडल आए हैं। फिर इन 3 मॉडलों को किस किस आधार पर रखा गया है, जैसे कि एक है क्षमता मॉडल, एक है विशेषता मॉडल और एक है मिश्रित मॉडल। यानी कि क्षमता और विशेषताओं को मिक्स करके उसमें थोड़ा सा और बताया गया, वर्णन किया गया है। तो क्षमता मॉडल क्या है क्या नहीं है, फिर विशेषता मॉडल, वो सब हमको उतना नहीं जानना। क्षमता मॉडल के कुछ की पॉइंट, विशेषता मॉडल के भी कुछ की पॉइंट और मिश्रित मॉडल के कुछ की पॉइंट जान लीजिए। ये ज़्यादा पूछता नहीं है, बस इसको इतना ही जान लीजिए। और ये फिर लेक्चर यहीं पे समाप्त करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता का जो चरण है, प्रकार है, उसको जानेंगे। तब तक इसको देखते हैं। अभी क्षमता मॉडल क्या है? तो सेल्वी एवं किसके द्वारा? सेलोवी एवं मेयर द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो सेल्वी और मेयर द्वारा। क्या? तो और फिर इन दोनों ने और क्या दिया था? तो संवेगात्मक बुद्धि का जो सिद्धांत था इन्होंने ही दिया था। सामाजिक वातावरण किस पे आधारित? क्षमता मॉडल किसी चीज, जैसे कोई भी मॉडल रहता तो उसको वो किसी न किसी चीज पे तो आधारित रहता ही है। तो ये क्षमता मॉडल किस चीज पे आधारित है? तो वातावरण को समझने और नेविगेट करने में मदद करता है। यानी सामाजिक वातावरण को समझने में, यानी कि समाज में हमारे आसपास क्या हो रहा है, संस्कृति कैसा है, क्या नहीं है, क्या है, उसको समझने में मदद करता है। कौन? तो क्षमता मॉडल। और उसको नेविगेट करने में, यानी उसको डील करने में मदद करता है कि हम कैसा उसको लेके चल रहे हैं, उसका मतलब उस समाज को हम क्या देख रहे हैं, किस रूप से देख रहे हैं, उसको डील करने में यानी नेविगेट करने में मदद करता है। ये कब प्रतिपादित हुआ था? तो 2004 में। यानी कि 2004 में कौन आया था? क्षमता मॉडल। किसके द्वारा आया था? तो इसका सेलोवी का पूरा नाम पीटर सेलोवी और मेयर का पूरा नाम जॉन मेयर है, उनके द्वारा दिया गया था। उसके बाद फिर देखिए क्षमता मॉडल में कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि भावनाओं पर मतलब भावनाओं का उपयोग करना, भावनाओं को समझना और भावनाओं की विशेषता। तो वो थोड़ा बहुत इसमें नहीं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में ही देख लेंगे। उसको क्षमता मॉडल का थोड़ा सा उसमें ही देख लेंगे ताकि वहाँ पे हम ज़्यादा अच्छे से समझा सकें। ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका, सब बोर भी हो जाएंगे देखने में। तो चलिए अब यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम अपने इस लेक्चर को। फिर अगर जो आप लेक्चर नंबर 13 नहीं देखें तो आप लेक्चर नंबर 13 को जाके जरूर से जरूर देख लें, क्योंकि उसको समझिएगा तब फिर इसको समझिएगा। और इसके बाद फिर लेक्चर नंबर 15 को भी आप जरूर से जरूर देखें, क्योंकि लेक्चर नंबर 14 के बाद ही 15 देखने में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। चैनल पे उपलब्ध वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसका फ़ायदा उठा सकें। और ये पूरा वीडियो आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ जाके भी इस वीडियो को देख सकते हैं और हमारे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। कीप वॉच टीच वर्ल्ड इन बिहार।